Hello and welcome to this very special NDTV presentation. We are calling it the Solutions Summit. The problem is that there is a deadly second wave, and all of us are aware of how deadly it is. You can see it in statistics. But to make sure that the next person who's getting affected by this virus does not end up becoming a statistic, it's important to talk solutions. Unfortunately, right now, the political response has been that of blame game. So that is why, right here on NDTV, we have initiated a solutions-driven dialogue, and we have invited the decision makers, top doctors, to tell us what is the solution that they have in mind. Remember, those who have solutions right now are the ones who are going to sail through and take us out of this crisis. Those who have blame games will only perish and take everyone down with them. So in this philosophy of looking for solutions for the future and course correction very fast, we have with us the Chief Minister of Chhattisgarh, Mr. Bhupesh Baghel. बघेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले बघेल साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके राज्य में हमने देखा है कि मौत के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, मामले बहुत तेजी से बढ़े। सबसे पहली बात तो अपने राज्य की अगर आप स्थिति बताना चाहें दर्शकों को। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो स्थिति थी, मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में केवल 1% कोई पॉजिटिव थे जो टेस्ट कर रहे थे। दूसरे सप्ताह में 1.6 हुआ, तीसरे सप्ताह में 2.8 हुआ, उसके बाद चौथे सप्ताह में 5.8% रहा। लेकिन अचानक जब अप्रैल महीने आया, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 14, 17, 30%, फिर अप्रैल महीने में अचानक तेजी से बढ़ा है कोरोना पॉजिटिव। अभी तक के लगभग 5 लाख टोटल पॉजिटिव केस थे, उसमें से एक्टिव केस 1,24,25 हजार के आसपास है, और मृत्यु 5,000 से कुछ आंकड़े बढ़े हैं, 5,100 या 200। तो मृत्यु दर अप्रैल महीने में ज्यादा बढ़ा है, और यदि टोटल डेथ रेट आप देखेंगे तो 1.1% ही है। दूसरे राज्यों के तुलनात्मक यदि करेंगे तो जहां पंजाब 2.7 है, यूपी 1.2 है, दूसरे और प्रदेश है जिसमें बंगाल और दूसरे राज्य कहें तो 1.6, महाराष्ट्र 1.7, इस प्रकार से। तो उस हिसाब से कहें तो 1.1 है। लेकिन जो अप्रैल महीने में जो भयावह है, डराने वाला है। इस बीच में आप देखेंगे ये जो सेकंड वेव है वो बहुत तेजी से संक्रमित हुआ। जो आंकड़े मैंने बताए कि मार्च के प्रथम सप्ताह में केवल 1% था, लेकिन अभी अब जब आपसे बात कर रहा हूं तो वो 30% हो गया है। तो ये आंकड़े बहुत तेजी से संक्रमित हुआ है सेकंड वेव। और दूसरे सेकंड वेव में ये भी देखने का आया है कि फर्स्ट वेव में ये था कि जो बुजुर्ग हैं और जो जिनको और दूसरी बीमारियां हैं वो जल्दी संक्रमित होते थे, लेकिन अभी जो संक्रमण है बुजुर्गों के अलावा नौजवान और बच्चे तक इसे संक्रमित हो रहे हैं, नौजवानों की मौतें हो रही है। ये चिंता का विषय है। तीसरा मैं ये बात कहना चाहूंगा कि पहले जो हम लोग इलाज करते थे, जो डॉक्टर इलाज करते थे, वो आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्लोरोक्विन, डोलो, डॉक्सीसाइक्लिन, टेमीफ्लू, विटामिन सी, डी, जी, इसका उपयोग होता था। लेकिन अभी आप देखेंगे, अभी जो सेकंड फेज में जो इलाज हो रहा है उसमें आइवरमेक्टिन, डोलो, डॉक्सीसाइक्लिन, टेमीफ्लू, विटामिन सी, डी, जिंक, अब रेमडेसिविर और एंटीकोएगुलेंट और इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक जैसी दवाइयों का उपयोग हो रहा है। मतलब सेकंड वेव ज्यादा खतरनाक हुआ है, और हमारे जो पैरामीटर थे इलाज के वो चेंज हुए हैं, और संक्रमण भी के उसके कोरोना के जो लक्षण है उसमें भी परिवर्तन आए हैं। पहले तो केवल सर्दी बुखार की स्थिति रहती थी और सर दर्द और हो जाता था, लेकिन अभी जो जिसमें आ रहा है वो एक तो ये है कि अचानक ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, कई लोग खून के थक्के जम रहे हैं, जिसके कारण से अचानक या हार्ट फेल हो रहा है या ब्रेन हेमरेज हो रहा है। तो इस प्रकार के जो सेकंड वेव में इसके जो लक्षण में भी परिवर्तन आया है, इलाज में परिवर्तन आया है, और पूरे देश में एक रूपता नहीं है इलाज में। अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म से इलाज हो रहे हैं। तो ये स्थिति बन रही है। ऑक्सीजन की डिमांड अचानक बढ़ी है,
रेमडेसिविर की डिमांड अचानक बढ़ी है और ये स्थिति पूरे देश में है। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन उत्पादन होता है, करीब 29 प्लांट हैं जिसमें उत्पादन हो रहा है। अभी 386 मीट्रिक टन प्रतिदिन हमारा उत्पादन है और हमको छत्तीसगढ़ में 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम दूसरे राज्यों को, महाराष्ट्र को, मध्य प्रदेश को और तमिलनाडु और अन्य राज्यों को इसकी सप्लाई ऑक्सीजन की कर रहे हैं। रेमडेसिविर की भी डिमांड लगातार बढ़ी है, राष्ट्रीय स्तर पर इसके है, लेकिन अभी हम लोगों ने लगभग 12 अप्रैल से लेकर अब तक के 35,000 डोज हमने मंगवाया है। हालांकि डिमांड ज्यादा है, हमारे पास उपलब्ध केवल 4,500 है, लेकिन अभी कुछ कंपनियों से हमारे एग्रीमेंट हुए हैं जिस प्रति सप्ताह 20,000 वो रेमडेसिविर वो हमको सप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार से स्थिति को सामान्य करने की हमारी पूरी कोशिश है और लगातार उसमें लगे हुए हैं। ऑक्सीजन बेड की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा रहे हैं और साथ ही आईसीयू की भी संख्या बढ़ा रहे हैं। मैं बघेल साहब एक सवाल, शुरुआत में आपने जो पूरा समझाया कि किस तरीके से स्थिति बनी और अब उसके लिए आप क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि एक प्लानिंग का एक बड़ा हिस्सा होता है कि जब अगर कभी इस तरीके की स्थिति आती, पहले तो उसको डिटेक्ट करना कि ऐसी स्थिति आ सकती है और फिर उसके लिए पहले से ही तैयार होना। आपको लगता है ये एक भारी चूक रही है सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश भर में, जिस वजह से ये मामले बहुत तेजी से बढ़े और हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए? उपाध्याय जी आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि सेकंड वेव के बारे में जो संक्रमण है इस तेजी से फैल रहा है और उसके लक्षण में परिवर्तन आया है, इसको हम लोगों को ध्यान देना था जो हम नहीं दे पाए। लेकिन ये हम लोगों को उन देशों से सीख लेना था जहां सेकंड वेव और थर्ड वेव आया है, वहां किस प्रकार से वेरिएशन हुए हैं, उसको यदि राष्ट्रीय स्तर पे उसको नजर रखे होते तो हमारे हिंदुस्तान में जब ये आया हम उसकी तैयारी कर सकते थे। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से नहीं हुआ और इसका खामियाजा हम लोगों को भोगना पड़ा। जहां हमारे छत्तीसगढ़ में आज 15-16 हजार लोग प्रतिदिन संक्रमित हो रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे 2,34,000 या 2.5 लाख के आसपास प्रतिदिन पहुंच रहा है। उसी प्रकार की मृत्यु भी की संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो यदि हम दूसरे देशों से यदि सीख पाते, हो सकता है कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये जो सेकंड वेव है केवल हिंदुस्तान भर में आया और सेकंड वेव दूसरे देशों में नहीं आया। जिन देशों में पहले आया यदि उसका अध्ययन कर लेते तो शायद आज हम स्थिति संभाल सकते। तो ये कौन अध्ययन करता है बघेल जी? आपको नहीं लगता है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी इसकी जिम्मेदारी बनती, क्योंकि ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये एक ऐसा वायरस है जो कि और वेव्स में भी आएगा, संभवतः एक और वेव भी आ सकता है इसके बाद भी। यदि देखिए देश के भीतर के मामले हों तो निश्चित रूप से हम लोग दूसरे प्रदेश में क्या हो रहा है हम लोग नजर रखे रहते हैं। लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो तो कम से कम राष्ट्रीय स्तर के जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं उनको देखना चाहिए कि दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। जी, मैं आपसे एक चीज अब ये पूछना चाहता हूं। देखिए, दोषारोपण उद्देश्य नहीं है इस कार्यक्रम का, इस वजह से उस पर बहुत ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब स्थिति काफी बिगड़ गई है और लगातार बिगड़ती ही जा रही है। ऐसे में किस किस्म के हल के लिए क्या कार्रवाई करनी चाहिए, आपके सुझाव क्या हैं? क्योंकि अभी एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र केंद्र से लड़ रहा है, कोई और राज्य दिल्ली केंद्र से लड़ रहा है, केंद्र वापस पलट करके जवाब दे रहा है। मुझे नहीं लगता ये कोई बहुत अनुकूल स्थिति है इस समस्या से निपटने की। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब आपके देश में संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है तब आप रेमडेसिविर विदेश भेज रहे हैं, जब आपके यहाँ वैक्सीनेशन की जरूरत है तब आप वैक्सीन डोज आप विदेश भेज रहे हैं। और जब मान लो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो अभी हम प्रतिदिन 3,26,000 प्रतिदिन हम लोग वैक्सीन डोज दे रहे हैं, वो हमारी क्षमता है। लेकिन हमको उपलब्ध कितना हो रहा है? अभी वर्तमान में हमारे पास 6 लाख वैक्सीन है, 6-6.5 लाख, और हम यदि लगाना चाहें तो 2 दिन में लग सकता है, 1.5 दिन में लग सकता है, लेकिन हमारे सेंटर सब खाली रहेंगे, इसलिए हमने 3 दिन का प्लानिंग किया है, 2-2 लाख का। अभी वैक्सीन में हम पे आरोप लगा
कि हम नहीं कर रहे हैं, जबकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि 14.9%, 92% वैक्सीन हम कर चुके हैं। 88% जो हेल्थ वर्कर है उसको लगा चुके हैं, सेकंड डोज 59% लगा चुके हैं, फ्रंट लाइन वर्कर हैं फर्स्ट डोज 85% है, सेकंड डोज 48% है। उसी प्रकार से जो 45 से 60 साल की उम्र के लोग हैं उसको 63% से अधिक हम लोग वैक्सीन लगा चुके हैं। कुल मिला के यदि पॉपुलेशन के हिसाब से करें 14.92% है। तो ये देश के बड़े राज्यों में हमारी स्थान ऊपर में है। हमसे मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो बहुत पीछे हैं हमसे, लेकिन फिर भी गरियाने का काम हम ही को किया जाता है, हम वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जहां 7% हुआ है, उत्तर प्रदेश में तो और बुरी हालत है। तो उन राज्यों में वैक्सीन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि हमको अब देश में जो उत्पादन हो रहा है केवल 24 लाख हो रहा है, तो उस हिसाब से तो हमको बहुत समय लगेगा वैक्सीन लगाने में। एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है वैक्सीन के डोज सबको लग जाए। इसका विकल्प क्या है? अब जो सेकंड वेव आया, एक मिनट में कहना चाहूंगा, सेकंड वेव आया है उसमें अब उम्र का ये लिहाज नहीं रखा है, नौजवान भी संक्रमित हो रहे हैं और बच्चे से संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए ये जो टीकाकरण है वो 45 साल से ऊपर वालों को किया जा रहा है। तो उससे घटा के, जैसे कल सोनिया जी ने कहा 25 साल का, उसके पहले मैंने प्रधानमंत्री पत्र लिखा। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन बघेल साहब वो टीका होना भी तो चाहिए। अब आप तो वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है उसकी आप स्थिति जानते ही हैं, 2-2.5 मिलियन एक प्रोड्यूस होता है और करीब 4-4.5 मिलियन कंज्यूम हो रहा है, तो शॉर्टेज तो होनी ही है। तो इन आंकड़ों के चलते अब क्या किया जाए? देखिए, एक बात कल गुलाम नबी आजाद ने CWC की मीटिंग में बात कही, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। जो और कंपनियां हैं जो ये बना सकते हैं, तो आप उसे रॉयल्टी ले लें और दूसरे कंपनियों को भी ये उत्पादन करने की अनुमति दे दें, तो हमारे देश में भी ये उसका उत्पादन बढ़ सकता है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन डोज हमारे पास उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन केवल 2 ही कंपनी उत्पादन कर रहे हैं। यदि इसको और जो कंपनियां हैं जो बना सकते हैं, लेकिन उसको फार्मूला दे दिया जाए, उसकी रॉयल्टी ले लिया जाए और उससे उत्पादन कराया जाए, तो क्यों उत्पादन नहीं बढ़ सकता? विदेश से जो आ सकते हैं उसको क्यों नहीं लाया जा सकता है? बघेल साहब, क्या ऐसा हो सकता है? आपको लगता है कि सरकार चाहे तो ये कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती भाई? जो कंपनी इसको खोज किए हैं उसको रॉयल्टी ले ले, क्या दिक्कत है? और जब देश में जरूरत है, आज जो लोगों ने चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड है, यदि तैयार किया है तो निश्चित रूप से उसका अधिकार बनता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, आज इमरजेंसी की स्थिति है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, वैक्सीन की जरूरत है, दूसरे कंपनियां भी बना सकती है, उसे फार्मूला देने की जरूरत है, उसी की देख रेख में बने और उसका उत्पादन बढ़ जाए देश में, और रॉयल्टी ले ले भारत, मतलब जो कंपनी वाले हैं जिन्होंने ये खोज किया है वो रॉयल्टी ले ले। लेकिन देखिए, ये अक्सर 2 कंपनियों के बीच का समझौता होता है, इसमें सरकार बीच में क्या भूमिका निभा सकती है और क्या आपको लगता है कि तुरंत निभाना चाहिए? भारत सरकार बिल्कुल पहल कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? और आज मानवता का सवाल है, मानवता की रक्षा करने का सवाल है, और इस मामले में तो उदारता पूर्वक विचार होना चाहिए। बिल्कुल। तो हम जितना ज्यादा हम यदि वैक्सीन उत्पादन करेंगे, उतने जल्दी हम अपने लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। देखिए, ये बात सही है, वैक्सीन के दूसरे डोज लगने के बाद जो हेल्थ वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर है, उसमें संक्रमितों की संख्या में काफी गिरावट आई हुई, एक अध्ययन का विषय है। लेकिन कुछ एक उदाहरण है हमारे यहाँ, जैसे डॉक्टर पांडे है जो शिशु रोग विशेषज्ञ थे, 2 डोज लेने के बाद 35-37 दिन बाद उसको कोरोना संक्रमण हुआ और उसकी मृत्यु हुई। एक आध उदाहरण ऐसे भी हैं। लेकिन सामान्यतः देखा जा रहा है कि जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है उसमें संक्रमण के प्रतिशत बहुत, उसमें गिरावट आई है। तो हमको तेजी से इसको वैक्सीन लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से आपने एक बहुत जबरदस्त सुझाव दिया है। अब देखते हैं कि केंद्र सरकार इस पर अमल करेगी या नहीं। क्या आप पत्र लिख करके उनको ये सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं देंगे। हम तो पत्र, जैसे उम्र की सीमा घटाने के लिए मैंने कहा, उसी प्रकार से जितने भी कोरोना में जो दवाइयां लग रही है, जो वेंटिलेटर के उपयोग हो रहा है, ICU बेड का उपयोग हो रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर में जो GST लग रहा है,
उसमें हमने कम करने के लिए बात कही। हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी इसकी जानकारी दी और कल जब प्रधानमंत्री से उन्होंने पत्र लिखा तो उसके बारे में भी कहा। अभी केवल रेमडेसिविर के रेट में कमी आई है, जबकि और जो दवाइयां जो उपयोग में हो रहा है उसमें से भी आप देखेंगे 12%, अधिकांश में 12% उसमें जीएसटी लग रहा है। और ऑक्सीजन सिलेंडर, आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन तो उत्पादन हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कमी क्या हो रही है? ऑक्सीजन सिलेंडर की। अब ये इसका उत्पादन कहाँ? केवल गुजरात में 1-2 कंपनियां करती है। तो जब ऑक्सीजन उपलब्ध भी हो जाएगा, यदि सिलेंडर नहीं रहेगा तो ले जाएंगे क्योंकि कैसे? ये मेडिकल सिलेंडर है, तो ये डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर की उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। और हम लोगों ने जैसे रेमडेसिविर के लिए महाराष्ट्र और तेलंगाना भेजे थे अधिकारियों को, उसी प्रकार से गुजरात में भी सिलेंडर के लिए हम अधिकारी भेजे हैं ताकि हमको सिलेंडर उपलब्ध हो सके। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ सिलेंडर की भी कमी होगी। हम औद्योगिक जो सिलेंडर उसका उपयोग इसमें नहीं कर सकते मेडिकल में, तो इसलिए केवल 2 यूनिट ही बना रही है पूरे देश में। तो ये उसका उत्पादन बढ़ना चाहिए और उसके लिए भारत सरकार को तत्काल पहल करना है। अब देखिए, अगर यही चीज पिछले नवंबर या दिसंबर में हो गई होती तो आज एक ऐसी स्थिति होती कि हमारे पास सिलेंडर भी होता और ऑक्सीजन भी होती और शायद इस तरीके की शॉर्टेज ना आती। यही दूरदृष्टि है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन बघेल साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, अब मैं एक सवाल और ये पूछना चाहता हूं। बहुत सारे राज्यों पर यह आरोप लगा है कि वो नंबर छुपा रहे हैं, यानी कि अगर आप शमशान घाट चले जाएं तो आपको ढेर पे ढेर दिखेंगे चिता जलती हुई, और अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कि मौतें बहुत कम हो रही हैं। तो नंबरों में ऐसे कम लगता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। आपको क्या लगता है कि आप अपने राज्य में ये गारंटी ले सकते हैं इस मंच के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ ऐसा नहीं कर रहा है? ये आरोप यूपी पे लगा है, एमपी पे लगा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जितना ज्यादा आप टेस्ट करेंगे उतने आप संक्रमितों की पहचान कर पाएंगे, और उसमें यदि डेथ होती है तो उसको छुपा आप नहीं सकते। लेकिन जब आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं तब आप कैसे कह सकते हैं कि ये संक्रमित है कि नहीं है? और छत्तीसगढ़ में देखेंगे आज 53,000 प्रतिदिन हम लोग कर रहे हैं, और पहले जनवरी में हम 22,000 करते थे, फरवरी में 21,000 किए, मार्च महीने में 30,000 प्रतिदिन हम टेस्टिंग कर रहे थे, और अप्रैल में ये इसको बढ़ा के 53,000 कर दिए। यदि प्रति 10 लाख प्रतिदिन के हिसाब से देखेंगे तो अब तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, ये इसमें अधिक हो रहे थे, और छत्तीसगढ़ में भी हमने उसे बढ़ाया था। मेरे पास वो चार्ट भी है जिसमें हम 1877 प्रति 10 लाख प्रतिदिन 1877 लोगों को टेस्ट कर रहे हैं। तो ये हरियाणा 1534 है, और दूसरे राज्य हैं वो बहुत पीछे हैं। वेस्ट बंगाल में कहें तो 536 है, 485 है। तो इस टेस्टिंग और ज्यादा होनी चाहिए। जितना टेस्टिंग होंगे उतने ज्यादा आप संक्रमितों को पहचान कर पाएंगे, या उसका इलाज कर पाएंगे, उससे मौत होने वाले मौतों के आंकड़े आप छुपा नहीं पाएंगे। वो यही रहा है कि आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। बाद में पता चलता है जब मृत्यु होती है तब उसका यदि पोस्टमार्टम करते हैं, उसको कोई टेस्ट करते हैं, पता चलता है पॉजिटिव थी। तो ये आंकड़े तब छुपेंगे जब आप टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी है और ये स्थिति उत्तर प्रदेश में रहा। अब जाके मध्य प्रदेश टेस्टिंग की संख्या में वृद्धि की है, तो टेस्टिंग बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी है। टेस्टिंग और वैक्सीनेशन दोनों जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कम से कम हम लोग न ही टेस्टिंग में कमी कर रहे हैं, न वैक्सीन में कमी कर रहे हैं, न इलाज में कोई कमी आने दे रहे हैं, और न ही आंकड़ों को छुपाने का कोई सवाल उठता। अब मैं एक जरूरी सवाल बघेल साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल नेताओं पर लगे हैं कि आप लोगों को तो कहते हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और उसके बाद लगातार चुनावी रैलियां हो रही हैं, कुंभ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और सब चीज की अनुमति दी गई है। यानी कि नेता खुद कुछ नहीं करेंगे, अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे, और लोगों से ये उम्मीद रखेंगे कि वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। यानी कि आप राजा जी बैंगन खाएं, औरों को उपदेश सुनाएं। आपको क्या लगता है बघेल साहब कि क्या नेताओं को सबसे पहले रोल मॉडल बन करके सामने आना होगा, तब आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। ये देश बुद्ध का है, गौतम गांधी का है, ये देश कबीर और गुरु नानक का है। जो वो कहते थे वो
पहले अपने ऊपर लागू करते थे और उसके बाद जैसे गांधी जी ने कहा कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, वो खुद करते थे और लोगों को संदेश देते थे। लेकिन आज स्थिति है कि मैं इसमें अपने आप को भी शामिल करता हूं कि एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है और मैं क्योंकि कोरोना के कारण से मैं प्रचार नहीं करूंगा। ये मेरे सहित सभी नेताओं ने ऐसा एक भी ने नहीं कहा। अभी तो हद तब हो गई जब प्रधानमंत्री कहते हैं कुंभ को केवल लाक्षणिक किया जाना चाहिए, प्रतीकात्मक किया जाना चाहिए और खुद 2-2 रैली संबोधित कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं और खुद दूसरे को कह रहे हैं कि आप प्रतीकात्मक करिए और खुद बड़ी रैलियां कर रहे हैं। तो पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ये नहीं चलेगा। ये गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है और इसमें हमको करके बताना होगा, तब लोग हम पे विश्वास करेंगे। बिल्कुल। अब एक आरोप ये भी लगा जब राहुल गांधी ने बोला कि मैं रैली नहीं करूंगा पश्चिम बंगाल में, तो मैं देख रहा हूं ट्विटर पर यह आरोप चल रहा है कि आपकी रैली थी ही कितनी और कौन सा आप बड़ा चुनाव जीत जाते रैली करके। आपको लगता है कि इस सब टाइप की बातें जो हैं वो ठीक नहीं है ऐसे वक्त में? जब ये बात आई, सब तरफ से मांग उठने लगी कि ये रैली नहीं होना चाहिए, ऐसे समय में भले देर से सही राहुल गांधी जी ने साहस तो किया, चाहे 1 रैली होता 2 रैली होती। ऐसे नहीं है कि हम रैली नहीं कर रहे थे, रैलियां हो रही थी, लेकिन अब भी जाके जब रैली नहीं करने का फैसला किया तो इसे स्वागत होना चाहिए, आलोचना नहीं, बल्कि दूसरे नेताओं भी अनुसरण करते हुए पश्चिम बंगाल की जितनी रैलियां उसको स्थगित करना चाहिए। जी बघेल साहब, अब जाते जाते मैं आपसे बस एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। दवाई की कालाबाजारी, शॉर्टेज हो, आप देखिए सिलेंडर की शॉर्टेज, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, रेमडेसिविर, अब तो फैबी फ्लू की भी शॉर्टेज की बातें आ रही हैं। हमने कुछ समय नष्ट जरूर किया है, लेकिन आगे एक वेव और आएगी। कोरोना इसी तरीके से फैलता है, कोई भी वायरस इसी तरीके से फैलता है। आगे के लिए हम लोग क्या करें कि एकजुट होकर के रणनीति बनाई जा सके, ताकि ये जो स्थिति है, सीख के हमने जो कुछ नहीं कर पाए वो आगे ना करें। देखिए, भारत सरकार को यह चाहिए कि सेकंड वेव के बाद क्या स्थिति बनी, जहां जिन देशों में थर्ड वेव आया उसमें किस प्रकार से उसके कोरोना के वेरिएंट किस प्रकार से रहे हैं, उसका अध्ययन करके हमको उसकी तैयारी करना चाहिए। ये तो वैदेशिक मामला है और इसमें भारत सरकार को ही आगे करना चाहिए। मेरे संपर्क विदेश में नहीं है, लेकिन विदेश संपर्क भारत सरकार के तहत उसकी जानकारी है। यदि तीसरे अध्ययन करने के हमको भी कहा जाएगा, अध्ययन करने के लिए आपने डॉक्टर को भेज दिया, तो हम बिल्कुल भेजेंगे तीसरे लहर में क्या क्या हो रहा है, दूसरी लहर की भी तैयारी और तीसरी लहर की भी तैयारी हम लोगों को करना चाहिए। जी बघेल साहब, जाते जाते वैक्सीन्स के ऊपर, अब क्योंकि ये तुरंत एक चुनौती प्रस्तुत होगी आपके सामने, मैं बस एक सवाल ये पूछना चाहता हूं, वैक्सीन को लेकर के आपको क्या लगता है? आपने ये एक सुझाव दिया जो कि हम सरकार के पास भी ले गए, आपने बोला आप भी पत्र लिखेंगे कि जल्दी से और कंपनियों को भी लाइसेंस दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी खूब सारी वैक्सीन मार्केट में उतर जाए। आप क्या टाइम फ्रेम देख रहे हैं कि ये पूरी चीज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी तो एक मिनट बहुमूल्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी क्षमता भी केवल 24 लाख की है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और उसी हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जैसे हमने छत्तीसगढ़ में किया कि 4 लाख हम एक दिन में वैक्सीन डोज दे सकते हैं। हमारे 2,87,00,000 जनसंख्या है, तो अभी तक हम लोग लगभग 15% कर चुके हैं। यदि हमको 4 लाख प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाए तो हम बहुत जल्दी इसको वैक्सीन प्रथम डोज भी और दूसरा डोज भी देने की स्थिति में रहेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है, उत्पादन भी करने की जरूरत है और जरूरत पड़े, जैसे अभी मैंने प्रधानमंत्री जी के बयान दिया कि 50 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन इंपोर्ट करेंगे, उसी प्रकार से ये भी वैक्सीन को भी इंपोर्ट करके जल्दी से जल्दी यहाँ वैक्सीन लगाया जाए, ताकि हम दूसरे वेव से अभी तो फैलना शुरू हुआ है, ये कहाँ तक जा थमेगा इसके बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। बिल्कुल, ये यहीं पर भी रुक सकता है और भी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन तीसरे वेव की भी तैयारी यदि करना है, जिसके बारे में कहते हैं कि सितंबर अक्टूबर महीने में आएगा, तो उसके तैयारी, उसके पहले सभी लोगों को वैक्सीन लग जाना चाहिए, बच्चों को भी, नौजवानों को भी और बहुत बड़ी बात। भूपेश बघेल जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस सॉल्यूशंस बेस्ड इनिशिएटिव. Thank you very much. Your suggestions were fruitful. Let's hope that the central government is listening and all states can coordinate and work together.